नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कल होने वाला है दोस्तों डिसाइडर मैच, यानी कि कल है सुपर सैटरडे, शानदार शनिवार। तीसरा वनडे मैच कल खेला जाएगा विशाखापट्टनम में, यानी कि वाइजैग में। तो टीम इंडिया को अगर कल के वनडे मैच को जीतना है, इस वनडे सीरीज को अपने नाम करना है, तो टीम इंडिया का गेम प्लान सॉलिड होना चाहिए। तो क्या टीम इंडिया का गेम प्लान होना चाहिए, चलिए उसी पे थोड़ी सी बात करते हैं। क्योंकि पिछला मैच जो हुआ, जहां पे टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा, अब प्रीवियस मैच के परफॉर्मेंस के बेसिस पे अगर हम बात करें तो अब गेम प्लान कैसा होना चाहिए। अभी तक इस वनडे सीरीज का हाल कुछ ऐसा रहा है दोस्तों कि पहला मुकाबला हम जीतते हैं, यानी कि रांची वाला मैच, जहां पे टीम इंडिया 349 रन बनाती है, टारगेट को डिफेंड कर लेती है। रायपुर में बारी आती है टीम इंडिया की, वापस बैटिंग आती है, टीम इंडिया वहां पे 358 रन बनाता है, लेकिन इस बार भारतीय टीम टारगेट को डिफेंड नहीं कर पाती है। एडन मार्करम का शानदार शतक देखने को मिलता है, वहां पे डेवॉल्ट ब्रेविस की एक ऐसी आतिशी पारी, एक ऐसा 50+ एक अर्धशतकीय स्कोर लगाते हैं कि साउथ अफ्रीका के लिए आने वाला काम आसान हो जाता है जब डेवॉल्ट ब्रेविस आउट होते हैं। अब कल मुकाबला वाइजैग में होगा। टीम इंडिया की रणनीति क्या होगी दक्षिण अफ्रीका को हराने के लिए, उनको मात देने के लिए? तो चलिए दोस्तों उसी पे थोड़ी सी बात करते हैं। तो दोस्तों हम 3 पॉइंट्स पे बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1, यानी कि मैं बात करूंगा दोस्तों यहाँ पे बल्लेबाजी पे, कि टीम इंडिया की बैटिंग पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। अभी तक इस वनडे सीरीज में ना भारतीय बल्लेबाजों ने बहुत बढ़िया तरीके से अपना काम किया है, स्पेशली रोहित शर्मा और विराट कोहली ने। रोहित ने तो बहुत बढ़िया पहले मैच में अर्धशतक लगाया था। विराट कोहली बैक टू बैक 100s लगा चुके हैं। ऋतुराज गायकवाड़ को अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने भी नंबर 4 पे बढ़िया शतक लगाया। केएल राहुल बतौर कप्तान पहले मुकाबले में नंबर 6 पर बैटिंग करते हुए उन्होंने अर्धशतक लगाया। सेकेंड वनडे मैच में खुद को थोड़ा प्रमोट अप किया, नंबर 5 पर आए, वहां पे भी अच्छी बल्लेबाजी की। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं एक छोटा सा एक कंसर्न है, एक क्वेश्चन मार्क है। वो दोस्तों ये है कि अगर हम पिछले मैच की बात करें, लास्ट 2 गेम भारतीय बल्लेबाजों ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है, और टीम इंडिया अगर अपना पिछला मुकाबला हारी तो वो कहीं ना कहीं गेंदबाजी हमारी बेहतर होनी चाहिए थी, उसकी वजह से हारी। यानी कि बॉलिंग हमारी कहीं ना कहीं कमजोर कड़ी निकली। लेकिन बैटिंग पे अगर हम आए तो दोस्तों आखिरी 9 ओवर में, जब भारतीय टीम, अगर मैं पहले वनडे मैच की बात करूं तो टीम इंडिया, दूसरे वनडे मैच की बात करूं तो भारतीय टीम ने अपने आखिरी 9 ओवरों में मात्र 69 रन बनाए थे। मेरे कहने का मतलब यह है कि लगभग अगर वनडे मैचेस की अगर हम बात करें, और एक टीम अगर पहली पारी में बल्लेबाजी करने के लिए उतरती है, आखिरी 10 ओवर तक अगर उस टीम के पास 5-6 विकेट्स इन हैंड हो, तो वो टीम करीबन आने वाले 60 गेंदों में 100 रन तो बनाने का दमखम रखती है। और आज के इस मॉडर्न एरा में, जहां पे T20 क्रिकेट ही इतने एग्रेसिव मोड में खेला जा रहा है, कि उसको देखते हुए अब हर टीम वनडे फॉर्मेट में भी आक्रामक होकर खेलना पसंद कर रही है। क्योंकि अब ना दोस्तों 250-300 एक इजी टारगेट चेज हो चुका है। अब अगर टीम को वनडे फॉर्मेट में एक मुकाबले को जीतना है, और वो भी सब कॉन्टिनेंट जैसे देशों में, इंडिया में जहां पे ड्यू फैक्टर होता है, तो आपको एटलीस्ट स्कोर बोर्ड पे 400 रन लगाना होगा। इसीलिए भारतीय टीम ने, जब पिछले मुकाबले की मैं बात करूं, वहां पे महज वहां पे टीम इंडिया ने आखिरी 9 ओवरों में 69 रन जोड़े थे, सिर्फ 69 रन। और टीम इंडिया की दूसरे मैच की पारी की बात करें तो भारतीय टीम के सिर्फ 5 ही विकेट गिरे थे। तो जब केएल राहुल, अगर मैं बात करूं, जब वहां पे जब आखिरी 9 ओवरों में सिर्फ 69 रन हुए थे, और जब आई थिंक वॉशिंगटन सुंदर आउट हुए थे, उसके बाद जड्डू आए और जड्डू ने भी बॉल टू रन पारी खेली, यानी कि थोड़ा और तेज हो सकते थे। केएल राहुल भी बेहतरीन बल्लेबाजी कर सकते थे, यानी कि थोड़ा और अच्छे स्ट्राइक रेट से वो खेल सकते थे। ये मेरा कहना है कि भारतीय बल्लेबाजों को, स्पेशली लोअर ऑर्डर बैटर्स को, थोड़ा और आक्रामक होकर खेलना पड़ सकता है अगर ऐसी सिनेरियो, ऐसी परिस्थिति, ऐसी सिचुएशन वापस दोबारा आती है। तो भले टीम इंडिया को चेजिंग करना पड़े कि आखिरी 60 गेंदों में 80-90 रन बनाने हैं, और फिर से केएल, जड्डू नहीं तो वॉशी क्रीज पर होंगे, तो पिछले मैच के जैसा
उनको प्रदर्शन वहां पे नहीं करना होगा, बल्कि थोड़ा और आक्रामक होकर खेलना होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय टीम अगर पिछला वनडे मैच हारी 300 अगर मैं कहूँ 358 रन कम नहीं है, बट सिचुएशंस को देखते हुए जहां पे देख के लग रहा है कि पिच पूरी तरीके से फ्लैट है और पिच अब और आसान की हो चुकी है, इजी बैटिंग के लिए और इजी की हो चुकी है। मैं और शब्द की यूज कर रहा हूं क्योंकि ड्यू फैक्टर आ चुका था और ड्यू के आने की वजह से गेंदबाजों को अब उतनी मदद भी नहीं मिल रही थी पिच से। तो इसीलिए मेरा मानना है कि एटलीस्ट 20-30 रन भारतीय बल्लेबाज टीम इंडिया शॉर्ट पड़ गई। दूसरे पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, बॉलिंग रोटेशन। अब आप ध्यान दीजिए दोस्तों, पिछले मुकाबले में टीम इंडिया के अगर हम बॉलिंग की बात करें, स्पिनर्स की बात करें, टीम इंडिया के पास 3 स्पिनर्स थे, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर। लेकिन टीम इंडिया के पास ना दोस्तों वहां पे 13 ओवर का कोटा स्पिन का बचा हुआ था। यानी कि अगर मैं गलत नहीं रहूंगा तो रविंद्र जडेजा के 3 ओवर्स बचे हुए थे और वॉशिंगटन सुंदर के आई थिंक 6 ओवर बचे हुए थे। और जड्डू और डेवॉल्ट ब्रेविस, अगर इस बैटल की बात करें तो कहीं ना कहीं केएल राहुल ने इसीलिए जड्डू को रोक कर रखा था, क्योंकि डेवॉल्ट ब्रेविस जब आए थे 4 विकेट गिरने के बाद तो स्पिन को केएल राहुल ने इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। सिर्फ वो एक एंड से पेस लगा रहे थे, दूसरे एंड से अगर किसी स्पिनर को ला भी रहे थे तो वो भी उनके प्रमुख विकेट टेकर गेंदबाज यहाँ पे कुलदीप यादव को ला रहे थे। लेकिन कुलदीप और डेवॉल्ट ब्रेविस का अगर हम बैटल की बात करें, आमने सामने की बात करें, बाजी मारी कुलदीप ने, लेकिन कहीं ना कहीं डेवॉल्ट ब्रेविस उन पे बहुत हावी हो चुके थे। इस बात को भी हमें एक्सेप्ट करना होगा। तो इसीलिए अब डेवॉल्ट ब्रेविस की अगर हम बात करें, उनका स्ट्राइक रेट दोस्तों यहाँ पे लिमिटेड ओवर्स के फॉर्मेट में स्पिन के सामने करीबन 150 के ऊपर का है। यानी कि पेस से ज्यादा वो आक्रामक होकर, यानी कि उनके सामने अगर आप एक एंड से पेस लगाओगे, दोनों एंड से पेस लगाओगे तो स्ट्राइक रेट कहीं ना कहीं नीचे आएगा, उतना नहीं। बट अगर स्पिन लगाओगे दोनों एंड से तो आपको कहीं ना कहीं बहुत आप बुरी तरह फंस सकते हो। वो डेवॉल्ट ब्रेविस ने बताया है, क्योंकि डेवॉल्ट ब्रेविस ने स्पिन को बहुत बढ़िया तरीके से दोस्तों खेलते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से। इसीलिए अब रणनीति कैसी होनी चाहिए। अब पिछले मुकाबले में जो मैंने आपको बताया कि 13 ओवर स्पिन के बचे हुए थे, अब मिडिल ओवर्स का जब मिडिल ओवर्स का खेल आगे बढ़ता है, अब पावर प्ले जैसे ही समाप्त होता है, पावर प्ले में तो नॉर्मली हमें पता होगा कि हर्षित और अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा ही गेंदबाजी करेंगे बेसिकली। शायद अगर अच्छा स्पेल जाएगा हर्षित और अर्शदीप सिंह का तो वो शायद 5-5 ओवर का स्पेल डाल सकते हैं या फिर 4-4 ओवर का स्पेल डाल सकते हैं। प्रसिद्ध को 1-2 ओवर डालना पड़ सकता है। स्पिन का इंट्रोडक्शन केएल राहुल शायद मिडिल ओवर्स के फेज से शुरू करेंगे, यानी कि 11 से लेकर 40 ओवर के बीच में आपको अपने स्पिनर्स का कोटा एटलीस्ट लगभग कंप्लीट करवाना होगा। और वही पिछले मुकाबले में कहीं ना कहीं चूक हो गई थी। यानी कि 11 और स्पेशली 11 से 30 ओवर के बीच में आप देखिए वहां पे जड्डू, वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव को आपको ना लगातार गेंदबाजी करानी होगी और अच्छे फील्ड के साथ करानी होगी। उससे क्या होगा कि जड्डू ने ना पिछले मुकाबले में ड्यू इतनी हो रही थी, क्रेडिट देना बनता है कि जड्डू ने सबसे अच्छी गेंदबाजी की थी। 7 ओवरों में महज 40-41 रन दिए थे, विकेट उनको नहीं मिला था, लेकिन गेंदबाजी अगर आपने दूसरे वनडे मैच को पूरा देखा होगा तो जड्डू ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। माक्रम उन पे हावी हुए थे अंतिम के कुछ ओवर्स में, बट जड्डू का स्पेल बहुत बढ़िया जा रहा था। तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि रविंद्र जडेजा का स्पेल कंप्लीट होना चाहिए। वॉशिंगटन सुंदर को आप खिला रहे हो, भले आप उनको नंबर 5 पर खिला रहे हो, लेकिन वो आपके ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। अब हेड कोच जी टीम मैनेजमेंट को हर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है कि इतने ऑलराउंडर्स को इंट्रोड्यूस करना क्यों, भला क्यों ऑलराउंडर्स को इतने पिक करना चाहिए। बट अगर यहाँ पे टीम मैनेजमेंट, कप्तान, कोच, टीम इंडिया ऑलराउंडर्स पे स्टिक होके उनको खिला रही है तो वो खिलाड़ी उतने खराब भी नहीं है, तो उनको सही तरीके से अब यूज करना चाहिए। थोड़ा रिस्क उठा के 1-2 ओवर्स आपको उनसे और अतिरिक्त दलवाने होंगे। क्योंकि दोस्तों आप पिछले मुकाबले की बात करें, वहां पे आपने देखा होगा कि प्रसिद्ध कृष्णा कितने महंगे साबित हो गए थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दोस्तों डेवॉल्ट ब्रेविस नंबर 6 पर आते हैं, नंबर 6 पर। उनसे पहले, उनके आने से पहले एटलीस्ट आप जड्डू और वॉशिंगटन सुंदर के 4-4 ओवर्स कंप्लीट करवा दीजिए। और इकोनॉमिकल ये गेंदबाज हैं, ये इतने महंगे साबित नहीं होते हैं। बहुत ही कम ऐसा आपको एक दृश्य देखने को मिला होगा वनडे फॉर्मेट में कि जड्डू बहुत महंगे साबित हुए हो। मैं सिर्फ वनडे फॉर्मेट की बात कर रहा हूं और वही मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे वॉशिंगटन सुंदर के लिए भी कर सकता हूं। कुलदीप का तो ऑब्वियसली स्पेल कंप्लीट ही होगा। इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं कि अर्शदीप सिंह के 10 ओवर पूरे होंगे, आपके कुलदीप यादव के भी 10 ओवर कंप्लीट होंगे, आपके थर्ड स्पिनर आपके
थर्ड गेंदबाज रविंद्र जडेजा, उनके भी 10 ओवर कंप्लीट होने चाहिए, 30 ओवर हो गए। आपके चौथे गेंदबाज होंगे हर्षित राणा, उनके भी 10 ओवर कंप्लीट होने चाहिए, यानी कि आपका 40 ओवर का ये ऑप्शन बन जाता है। आपके छठवें गेंदबाज होंगे वॉशिंगटन सुंदर और आपके पांचवें गेंदबाज यानी कि आपके थर्ड पेसर होंगे प्रसिद्ध कृष्णा। अब इन दोनों में से ही केएल राहुल को यूटिलाइज करना है कि किससे कब स्पेल डलवाना है, यानी कि प्रसिद्ध अगर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बाय द वे लास्ट गेम उनका बहुत ही वो एक्सपेंसिव रहे थे, बट कुछ चौके उनके जो उनके ओवर्स में गए थे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रसिद्ध कृष्णा को हम अनलकी भी कर सकते हैं, बट उनको अपनी बॉलिंग पे काम करना होगा, क्योंकि वेरिएशंस प्रसिद्ध कृष्णा की ओर से उतने नहीं दिख रहे थे। जब वो कटर्स डाल भी रहे थे तो ड्यू इतनी थी कि वो कटर जो पढ़ना चाहिए था, जो स्लो रन पढ़ना चाहिए था, वो अच्छे तरीके से ग्रिप नहीं हो रहा था और बल्लेबाज आसानी से जज कर पा रहा था। कंपैरिजन टू अगर आप हर्षित की गेंदबाजी से करोगे तो आपको दिखेगा कि वेरिएशंस के मामले में प्रसिद्ध कृष्णा के पास वो ऑप्शंस उतने अच्छे नहीं है। वो सिर्फ अच्छी लेंथ पे गेंदबाजी कर सकते हैं, हिट टू डेक हार्ड, यानी कि जो पटकी हुई गेंद जिसको हम कहते हैं हिंदी भाषा में, और उसके साथ साथ यॉर्कर्स अच्छे उनके पास हैं और बाउंसर्स पे उन्होंने बहुमा को आउट किया था बाय द वे। लेकिन अपनी गेंदबाजी पे बढ़िया तरीके से काम करना हो, क्योंकि इतने आसानी से रन आप नहीं लीक करवा सकते हो। इसीलिए अर्शदीप सिंह के 10 ओवर, हर्षित के 10 ओवर, जड्डू के 10 ओवर पूरे होने चाहिए और कुलदीप यादव तो डेफिनेटली अपना स्पेल कंप्लीट करेंगे, यानी कि आपके 40 ओवर तो ये चारों गेंदबाजों में डिवाइड हो जाएगा। आपका पांचवा गेंदबाज, आपका छठवां गेंदबाज होंगे वॉशिंगटन और प्रसिद्ध कृष्णा, इनमें ही आपको 10 ओवर डिवाइड करने हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर प्रसिद्ध का पहला स्पेल 3-4 ओवर का अच्छा जाता है तो आप उनसे थोड़ा और ओवर डलवा सकते हो, अदरवाइज आपके पास वॉशिंगटन सुंदर एक विकल्प है। ओपन करने आते हैं वहां पे क्विंटन डिकॉक, और शायद अब टोनी डेजोर्जी इंजर्ड हैं तो मे भी शायद उनकी जगह पे आपको दिख सकता है कि रायन रिकल्टन आ जाए वापिस और यही ओपनिंग कॉम्बिनेशन बन जाए, यानी कि लेफ्ट हैंडर्स हैं ऊपर साउथ अफ्रीका के पास, एक एंड से वॉसी से गेंदबाजी करवा सकते हैं। और वॉशिंगटन सुंदर ऐसा नहीं कि सिर्फ लेफ्ट हैंडर के सामने अच्छी गेंदबाजी करते हैं, वो राइट हैंडर्स के सामने भी अच्छी इकोनॉमी रेट के साथ गेंदबाजी करते हैं, गेंदबाजी कर सकते हैं, यानी कि वो प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। इसीलिए मेरा मानना है कि पिछले मुकाबले में यही चूक हुई थी। आप पिछले मुकाबले में अगर देखोगे, जो मैंने कहा कि साउथ अफ्रीका तो जीत गई उस वनडे मैच को, बट हमारा बॉलिंग रोटेशन और बेहतर हो सकता था, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर ने करीबन, अगर मैं गलत नहीं रहूंगा तो 3-4 ओवर्स ही डाले थे। मैं एक सेकंड दोस्तों मैं चेक कर रहा हूं, आपको बताता हूं। जी हाँ, वॉशिंगटन सुंदर ने 4 ओवरों में 28 रन दिए थे, उतने महंगे भी नहीं साबित हुए थे। 1-2 ओवर्स तो और उनसे एक्स्ट्रा डलवा सकते थे केएल राहुल, बट उन्होंने सोचा होगा कि माकरम ऑलरेडी सेट हो चुके थे, डेवर ब्रेस को आना था, शायद मे बी वो रीजन हो कि उनको वापस इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। ड्यू भी बहुत आ चुकी थी तो स्पिन उतना नहीं करवाना चाहते थे, अपने बॉलर स्पिनर्स को उतना नहीं मैच में लाना चाहते थे, ये एक रीजन हो सकता है। बट अब टीम इंडिया कल टॉस सबसे पहले जीतना चाहेगी, अगर टॉस जीत जाएगी तो काम ये बॉलिंग रोटेशन का बहुत आसान हो जाएगा। बट अगर टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ सकता है टॉस के मामले में, अगर टॉस टीम इंडिया हार जाएगी, जो कि अभी तक टीम इंडिया टॉस हार ही रही है दोस्तों 2023 के बाद से अभी तक, तो फिर आपको दिखाई देगा कि फिर भारतीय टीम को फिर से ड्यू फैक्टर के सिनेरियो में गेंदबाजी करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों ये मैंने पॉइंट नंबर 2 पे बात की, और वहां पे जो मैंने कहा कि वॉशी के महज सिर्फ 4 ओवर हुए थे, जड्डू ने 7 ओवर ही डाले थे, तो जड्डू अपना स्पेल कंप्लीट कर लेते तो शायद फिर प्रसिद्ध कृष्णा ने जो 9 ओवर डाले थे वो महज सिर्फ 5-6 ओवर होते। तो इन ओवरऑल मेरे कहने का मतलब यही था कि बॉलिंग रोटेशन ना दोस्तों बेहतर हो सकता था। अब आते हैं अंतिम पॉइंट पे, यहीं पे मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा। अंतिम पॉइंट मेरा यह है दोस्तों कि फील्डिंग बढ़िया होनी चाहिए। पिछले मुकाबले में एक मेन पॉइंट मेरा मैंने नोटिस किया था कि टीम इंडिया के फील्डर्स, जो फील्डिंग लगी थी, जो फील्डिंग सेटअप था, वो और बेहतर हो सकता था। सिंगल्स बहुत आसानी से माकरम, ब्रैट्सका, मैथ्यू ब्रैट्सका, केशव महाराज, ऊपर से बहुमा, ये लोग आसानी से सिंगल चुरा रहे थे। मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा सा एग्रेसिव फील्ड केएल राहुल रख सकते हैं, यानी कि पावर प्ले के बाद जब सर्कल के बाहर 4 खिलाड़ी रहते हैं, आपके इनर सर्कल में आपको 7 प्लेयर्स रखने पड़ते हैं, जिसमें से एक कीपर होता है, एक बॉलर होता है। आपके 5 प्लेयर इनर द सर्कल यानी कि 30 यार्ड सर्कल के भीतर होते हैं। तो आपको ना वहां पे वो 5 प्लेयर्स में से 3 प्लेयर आपके बेस्ट फील्डर होने चाहिए, बेस्ट फील्डर जो सिंगल बचाएं आपके लिए, जैसे कि ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के लिए काम करते हैं, आप देखते हो मानस लाबुशेन वही काम करते हैं।
आप इंग्लैंड की बात कीजिए, वहां पे भी अच्छे फुर्तीले इंग्लैंड के पास प्लेयर्स हैं, जैसे कि हैरी ब्रूक हो गए। वहां पे आप अगर देखोगे तो और भी मुझे अभी फिलहाल नाम नहीं याद आ रहा है। बेन स्टोक्स खुद बेहतरीन फील्डर हैं, वो सर्कल के अंदर रहते हैं, वो सिंगल्स बचाते हैं। आप न्यूजीलैंड के लिए देखोगे तो ग्लेन फिलिस वहां पे रहते हैं, मिचेल सैंटनर वहां पे रहते हैं। तो आपके टीम के बेहतरीन खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली। आपके बेहतरीन खिलाड़ी आपके टीम में विराट कोहली हैं। सेकंड बेस्ट प्लेयर आपके रविंद्र जडेजा हैं। आपके पास एक और बेहतरीन खिलाड़ी हैं, ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल। ये 4 खिलाड़ियों का जो मैंने नाम लिया, इनमें से ना 2 प्लेयर्स आपके शॉर्ट मिड विकेट पे रहना चाहिए। जो डीप मिड विकेट का खिलाड़ी सर्कल के अंदर रहता है वो थोड़ा और आगे आता है, जिसको हम करीबन शॉर्ट मिड विकेट कहते हैं। एक शॉर्ट कवर पे भी खिलाड़ी तैनात होता है, एक मिड ऑफ होता है, एक मिड ऑन होता है। वो मिड ऑफ का इलाका, वो एक शॉर्ट मिड विकेट का इलाका, वो एक शॉर्ट कवर का इलाका, वो आप डीप स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी लगाते हो तो आप एक शॉर्ट स्क्वायर लेग पे भी एक प्लेयर लगा सकते हो। यानी कि अकॉर्डिंग टू प्लान कौन बल्लेबाजी कर रहा है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो सिंगल कहां से चुराता है। एग्जाम्पल के रूप में मैं नाम लेता हूं टेम्बा बाउमा का। एग्जाम्पल नंबर 1, टेम्बा बाउमा को आपने नोटिस किया होगा, वो स्वीप शॉट बहुत बढ़िया लगाते हैं। इसके लिए केएल राहुल ने प्रोटेक्शन के रूप में डीप स्क्वायर लेग पे एक खिलाड़ी तैनात किया था। लेकिन उसके साथ साथ केएल राहुल की वहां पे मैं तारीफ करूंगा कि उन्होंने एक प्लेयर भी शॉर्ट स्क्वायर लेग पे रखा था जो सिंगल बचाए। तो इसीलिए मेरा मानना है कि वहां पे ना आपके पास एक बेहतरीन फील्डर होना चाहिए, वो एथलीट प्लेयर होना चाहिए, क्योंकि 11 से 40 ओवर के बीच में ना डीप मिड विकेट उतना नहीं कोई रखती कोई टीम। तो वहां पे आपका शॉर्ट मिड विकेट का प्लेयर जो रहना चाहिए ना, वो बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में वहां पे विराट कोहली ही रहते हैं और उनको रखना चाहिए। शॉर्ट कवर पे मैं देख रहा था रोहित शर्मा थे। रोहित शर्मा बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है। फील्डिंग के मामले में उनसे बेहतर ऑप्शन आपको ढूंढना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो थोड़ा, सॉरी टू रोहित शर्मा फैंस, बट कहीं ना वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा और तेज आ सकते थे बॉल पे, ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों। बट वहां पे और किसी प्लेयर को भी आप इंक्लूड कर सकते हो, यशस्वी जायसवाल को वहां पे आप रख सकते हो। एक मिस फील्ड जो पिछले मुकाबले में हुई थी, जो आपने देखा होगा, टेम्बा बाउमा ने सिंगल निकाला, वहां पे बहुत ही बढ़िया तरीके से यशस्वी जायसवाल आए थे और उस गेंद को पकड़ नहीं पाया। अगर वहां पे वो गेंद पकड़ लिया होता तो माकरम रन आउट हो जाते। यशस्वी जायसवाल ने एडन माकरम का ही कैच 53 रनों के स्कोर पे छोड़ा था। फिर उसके बाद माकरम ने जो शतक लगा दिया और 40-50 रन जोड़े। माकरम का कैच वहां पे जायसवाल ने पकड़ा होता तो शायद हम ये वनडे सीरीज अभी तक जीत चुके होते, कुछ भी हो सकता था। तो फील्डिंग भारतीय टीम की बहुत ही असाधारण थी, अच्छी नहीं थी। मिसफील्ड हुए, रविंद्र जडेजा से 2 मिसफील्ड देखने को मिले। कुलदीप यादव ने एक आई थिंक शॉर्ट फाइंड लेग पे एक चौका छोड़ा था। अर्शदीप सिंह के करीब से 2 बाउंड्रीज गई थी, जहां पे अर्शदीप सिंह थोड़ा और बेहतर एफर्ट लगा सकते थे। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये दोस्तों कि मिसफील्ड तो हुई, कैचे भी छूटे, बाउंड्रीज भी गई, 10-12 रन मैंने देखा, मैंने नोटिस किया कि चले गए आसानी से, सिंगल्स भी आसानी से जा रहे थे। यहां पे मेरा यही मानना है कि सिंगल्स को आपको रोकना होगा। और वो कैसे रोक सकते हो? अगर आप शॉर्ट मिड विकेट पे विराट कोहली को तैनात करते हो, आप शॉर्ट स्क्वायर लेग के करीब आप रखिए वहां पे यशस्वी रविंद्र जडेजा को, शॉर्ट कवर पे आप ऋतुराज गायकवाड़ को रखिए। अब ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि डीप पे भी आपको बेहतरीन फील्डर लगाना होगा, बट एटलीस्ट सर्कल के अंदर 2 तो आपके बेहतरीन फील्डर होना चाहिए जो कहीं ना कहीं से एक ओवर में 1-2 सिंगल बचाएं। अगर ऐसा 3-4 बार रिपीट होगा तो टीम 5-6 रन बचा लेगी। और एक रन की अहमियत क्रिकेट में बहुत होती है दोस्तों, बहुत ज्यादा होती है। तो उससे क्या होता है, रन आउट के चांसेस भी बनते हैं। तो इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि इनर द सर्कल आपके बेहतरीन खिलाड़ी एक रन को प्रोटेक्ट करने के लिए रहने चाहिए। जहां पे मैंने विराट को देखा है, लेकिन रोहित शर्मा भी शॉर्ट कवर पे रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिंगल वहां पे मिल जा रहा था। उन्होंने गेम फील्डिंग अच्छी की, नो डाउट, बॉल पे भाग के भी तेजी से आ रहे थे, बट उनसे बेहतर फील्डर को आपको वहां पे पिक करना होगा दोस्तों। समझिए मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मे भी शायद यहाँ पे मैं गलत भी हो सकता हूं, बट ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो उम्मीद करता हूं ये जो मैंने 3 पॉइंट आपके साथ शेयर किए, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने जो अपने पॉइंट्स व्यू आपके साथ रखे वो भी आपको पसंद आया होगा कि भारतीय बल्लेबाजों को थोड़ा सा एक्सीलेंट करना होगा जब फिनिशिंग टच की बारी आएगी, क्योंकि ऊपर से विराट, ऋतुराज गायकवाड़, रोहित शर्मा कहीं ना कहीं बढ़िया अपना काम कर रहे हैं, बट लोअर ऑर्डर बैटर्स को ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी कि भैया पता है हम टॉस हार चुके हैं, स्कोर बोर्ड पे 400 रनों के करीब हमें बनाना होगा क्योंकि ड्यू आएगी। और उसके लिए भारतीय बल्लेबाजों को अंतिम में अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग करनी होगी, क्योंकि टीम इंडिया ने पिछले मुकाबले में
महज आखिरी 9 ओवरों में 69-70 रन जोड़े थे। पॉइंट नंबर 2 पे मैंने बात की कि बॉलिंग रोटेशन बेहतरीन होना चाहिए, जड्डू का स्पेल कंप्लीट होना चाहिए, कुलदीप यादव का स्पेल तो कंप्लीट होगा ही होगा, आपके अर्शदीप सिंह के 10 ओवर होंगे, आपके हर्षित राणा के 10 ओवर होंगे, आपके पास फिर छठवें गेंदबाज का विकल्प है, आप उनका इस्तेमाल कीजिए। वॉशिंगटन सुंदर से 5-6 ओवर दिलवाइए, प्रसिद्ध कृष्णा को ऑब्जर्व कीजिए कि उनका स्पेल कैसा जा रहा है। अगर अच्छे लय में गेंदबाजी कर रहे हैं तो उनको जारी रखिए, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है स्क्वाड में, और कोई अतिरिक्त पेसर भारतीय टीम के पास नहीं है। टीम इंडिया अगर बदलाव करेगी तो नीतीश रेड्डी को खिला सकती है, बट नीतीश रेड्डी आएंगे तो एक और ऑलराउंडर इंक्लूड होगा, और रेड्डी आपके थर्ड सीमर बनेंगे, बट क्या वो उतनी गेंदबाजी करेंगे? अगेन वही क्वेश्चन मार्क फिर से आता है। फिर वॉशी भी होंगे, तो आप पेसर को कम मत कीजिए। जो भी आपके पास रिसोर्सेस हैं, जो भी ऑप्शन है, उनको बढ़िया तरीके से केएल राहुल को यूटिलाइज करना होगा, यूज करना होगा। पॉइंट नंबर 3 मैंने जो आखिरी कहा कि फील्डिंग पे काम करना होगा, सर्कल के भीतर बेहतरीन खिलाड़ी को रखना होगा, सिंगल्स सेव करना होगा, सिंगल्स बचाना होगा, क्योंकि पिछले मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने बहुत सिंगल्स निकाले, करीबन 103 रनों से ज्यादा भी सिंगल से बना दिए थे। तो सिंगल्स पे रोक लगाना होगा, सिंगल्स पे रोक लगाएंगे तभी बल्लेबाज जोखिम उठाएगा, और जोखिम उठाने के इंटेंट में शायद साउथ अफ्रीकी बैटर्स अपना विकेट थ्रो डाउन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। क्षमा चाहूंगा एक और बार, वीडियो बहुत बड़ा बन गया, बट उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, प्यारा लगा होगा। वीडियो पसंद आया है लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए, और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके सब्सक्राइब के बटन पे तुरंत क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन की बेल को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूं, अगला वीडियो अपलोड करूं, तुरंत आपको फटाक से पता चल जाए। तो यहीं पे मैं आपसे लेता हूं इजाजत दोस्तों। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।